Reading skills. So first we must know what the meaning of reading is. Reading is the most important skill in English language from other language skills in acquiring language. यानी अदर लैंग्वेज स्किल के मुकाबले रीडिंग स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मायने रखती है. If students are good in reading, they will be good in other language skills. Those are writing, speaking and listening. यदि स्टूडेंट रीडिंग में अच्छे रहेंगे, वो दे विल बी गुड इन अदर स्किल्स, वो दूसरी स्किल्स में भी अच्छे होंगे. जो कि दूसरी स्किल्स क्या है? राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग. For this reason, teachers of English language should focus on this skill. और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर को रीडिंग स्किल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. And what are the importance of reading skill? रीडिंग स्किल क्यों जरूरी हो जाती है, इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? So as we know that teaching and learning of English language aim at making English language a library language. English language की teaching और learning का aim English language को एक library language बनाना होता है. Library language means a language that is used in the library or that is used in studies or reading or writing. लाइब्रेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो लाइब्रेरी में या कॉलेज में और इसी के साथ साथ स्टडी में और रीडिंग में यूज की जाए. एंड दिस डायरेक्टली इन्वॉल्व्स रीडिंग स्किल. और लाइब्रेरी लैंग्वेज का मतलब ही है जो रीडिंग स्किल यूज की जाए यहाँ पर. बाय अचीविंग मास्टरी ओवर रीडिंग skill of English language, we will be able to get the latest and most advanced knowledge of every field. रीडिंग के ऊपर यदि हम अच्छी पकड़ बना लें, अच्छी कमांड कर लें, then we will be able to get the latest and the most advanced knowledge of the world or every field. और इस तरह से यानी जब हम इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बना लेंगे, तब हम दुनिया की जो लेटेस्ट और एडवांस नॉलेज है उसको पा सकते हैं. जैसे सपोज कीजिएगा, उनके माइक ऑफ करिए जरा. माइक ऑफ कीजिए सभी. यदि हम रीडिंग स्किल पर अपनी कमांड कर लें, then we can get the latest and the most advanced knowledge of the world or everything. हर फील्ड के बारे में. हेलो सर, माइक म्यूट करवा दीजिए. एम क्या है? हेलो हेलो. ठीक है सर, पढ़ाइए. अरे आवाज सही है. ओके. रीडिंग स्किल के एम्स क्या हैं? फर्स्ट इज टू वाइडन द होरिजन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के होरिजन को वाइड करना, यानी कि हमें नॉलेज जितनी जहां से ज्यादा मिल सके उसको ज्यादा वाइड करना, उस एरिया को वाइड करना, तरीके फाइंड आउट करना जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके. Gives a rapid sense of achievement and less rigorous programming for productive activities like writing and skill. अचीवमेंट की सेंस को रैपिड करना यानी बढ़ाना. ओके. जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके कहीं से उसकी तरक्की करना. एंड गिव्स मोर वैरायटी टू द एक्सपीरियंसेस. हमारे एक्सपीरियंस को ये ज्यादा वैरायटी देता है. जितना हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, हमारा एक्सपीरियंस लाइफ के लिए, पीपल के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग तरह से होगा. क्योंकि हम हर प्रकार का लिटरेचर पढ़ रहे हैं. किसी की थॉट क्या है, किसी की थिंकिंग किस तरह की है,
यदि हम लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर का मतलब यहाँ पे केवल वही लिटरेचर नहीं है जो जो लिटरेरी एरिया से है। लिटरेचर यहाँ पे किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। यूज दिस एज ए सोर्स ऑफ फीडबैक, और इसको हम फीडबैक के प्रयोग में भी प्रयोग करते हैं इंग्लिश को। हेल्प्स टू एक्वायर स्पीड विद विच ही वुड नीड्स इन फ्यूचर, और हमें यदि हम रीडिंग करते हैं तो हम स्पीडली पढ़ेंगे उसको, रीडिंग की हैबिट हमारे अंदर डेवलप होगी, और वो हैबिट, वो जो स्पीड है, वो हमें आगे के लिए काम आएगी। ओके, देन व्हाट आर द फैक्टर्स दोज इन्फ्लुएंस द रीडिंग, जो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारी रीडिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, ये रीडिंग को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली। यदि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी रीडिंग भी अच्छी होगी। मोटिवेशन, विच टाइप ऑफ द मोटिवेशन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को किस तरह का मोटिवेशन दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, ओके, किस वे में दिया जा रहा है, वो अफेक्ट करता है बच्चों की रीडिंग स्किल को। सपोज कीजिएगा आप क्लास में पढ़ रहे हैं एंड द टीचर्स आर मोटिवेटिंग यू, देन ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग, रीडिंग पर आपकी अच्छी कमांड होगी, पकड़ होगी, यदि टीचर आपको मिनट टू मिनट मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, देन बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स और होम, बच्चे के पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है, घर का बैकग्राउंड कैसा है। इफ पेरेंट्स आर वेल अवेयर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज और रीडिंग के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में यदि वो समझते हैं, उनको जानकारी है, लिटरेट पर्सन है, ऑटोमेटिकली बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, उनकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी। ओके, देन टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचर्स अपने टीचिंग में किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, कौन से मेथड्स और टाइप्स में कौन सी स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी बच्चों के रीडिंग स्किल को अफेक्ट करती है। जैसे कि वोकैबुलरी किस तरह की यूज की जा रही है, डे बाय डे कुछ नई वोकैब बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों को पढ़ाने वाला है जो टॉपिक है या कोई भी थीम है, उसमें लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं। इसी के साथ साथ क्लास में जो पढ़ाया गया है, क्या उससे क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, यदि किए जा रहे हैं तो बच्चे ऑब्वियसली उसका बेनिफिट लेंगे, उनकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग होगी। लिटरेरी एप्रिसिएशन, कुछ भी वर्क पढ़ाया जा रहा है, लास्ट में उसको क्रिटिसाइज करना या उसकी अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। ओके, देन स्टडी स्किल्स, पढ़ाने का तरीका, इसी के साथ साथ पढ़ने का तरीका क्या है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रीडिंग। आफ्टर दैट एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स, एटीट्यूड ऑफ द सिबलिंग्स, ऑफ द टीचर्स एंड ऑफ द पीयर्स, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है बच्चों के लिए, सिबलिंग्स या कोई हस्बैंड वाइफ या कोई भी पर्सन है, उनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रीडिंग स्किल, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा। ओके, टीचर्स का क्या एटीट्यूड है बच्चों के लिए, और पीयर्स का, क्लासमेट्स का कैसा एटीट्यूड है दूसरे क्लासमेट्स के लिए, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रीडिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। इसी के साथ साथ हमारा यानी बच्चों का पेरेंट्स के लिए कैसा बिहेवियर है, टीचर्स का बच्चों के लिए कैसा बिहेवियर है, क्लासमेट्स का एक दूसरे के साथ में कैसा बिहेवियर है, ऑल दीज फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द रीडिंग स्किल। इसी के साथ साथ मोटर ओक्यूलर डिस्क्रिमिनेशन, समटाइम्स अ Sir, what is पर्सन the और द meaning of peer? स्टूडेंट, पीयर मीन्स क्लासमेट्स, जो साथी होते हैं, Selective notes word. जो साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, those are the peers. Then motor ocular discrimination, sometime a student is
sometime a student got an accident and just because of it he or she got the problem in moving. अब मूविंग उसके हाथ में भी हो सकती है, पैर में भी मूविंग है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या नेचुरली यानी उसके मूविंग में प्रॉब्लम है, जैसे वो हाथों को सही तरह से मूव नहीं कर पा रहा है, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से भी रीडिंग इफेक्ट करती है। देन विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे को देखने में कोई समस्या है, लो विजन हो सकता है, पुअर विजन हो सकता है, ओके, या जैसे मायोपिया हो सकता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है। यदि इस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम है, देन द स्टूडेंट्स विल हैव द डिसेबिलिटी ऑफ रीडिंग स्किल, या वहां पर प्रॉब्लम आएंगी। देन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चों को ऑडियो प्रॉब्लम है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या उनके जो ईयर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट दे कैन नॉट हियर इट प्रॉपर्ली। सर ये ऑडिटरी में बोलने वाला है, दैट वाज रॉन्ग। उसमें जैसे कि कोई हकला कर बोलते हैं, कोई स्टैमरिंग करता है, कोई तुतला कर बोलता है, कोई शब्दों को धीरे धीरे बोलता है, या कुछ की आवाज में डिफरेंस होता है। So these are the auditory discrimination. ओके, इनकी वजह से भी रीडिंग पर इफेक्ट पड़ता है। देन लैंग्वेज फैसिलिटी, बच्चों को लैंग्वेज की फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड कराई गई हैं, क्या वो लिसनिंग करते हैं, इसी के साथ साथ क्या उनको जो लिसनिंग किया गया है उनको स्पीकिंग भी कराई जा रही है, फोनेटिक लैब या लैंग्वेज लैब क्लास में है, तो उसका फायदा बच्चों को डायरेक्टली मिलने वाला है। इसका मतलब है कि क्या क्या फैसिलिटीज लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चों को कराई जा रही है, डिबेट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, इस तरह के कंपटीशन वगैरह कराए जा रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली रीडिंग स्किल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी के साथ साथ बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है, यदि बच्चे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट बनने के बाद में उनकी रीडिंग भी अच्छी होगी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? Sir, can you re-elaborate the motor ocular discrimination? Motor ocular means that sometimes a student or the learner gets an accident, and or it may be natural, and just because of it, he or she have the problem in moving his or her body part. These body part may be the neck, it may be the hand, it may be the finger, it may be the foot or the leg, and just because of it, reading sometimes is gets affected, रीडिंग भी इस वजह से इफेक्टेड होती है। ओके, देन एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू रीड का मीनिंग है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड गुड स्पीड। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम बच्चों की रीडिंग को कैसे अच्छी करा सकते हैं। ओके, और एबिलिटी टू रीड के क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम कैसे माने कि एक बच्चा सही तरह से पढ़ रहा है। सो फर्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू रीड इन द सेंस ग्रुप, बच्चों को एक सेंस ग्रुप में पढ़ाने में हेल्प करना। जो पढ़ रहे हैं दे कैन कनेक्ट देयर लाइफ, दे कैन कनेक्ट देयर सेंसेस टू द लिटरेचर। देन कंबाइनिंग सेंस ग्रुप इन द मीनिंगफुल यूनिट्स, जो वो सेंस ग्रुप था अभी जो हमने बात की थी, यदि कोई भी लिटरेचर पढ़ रहा है उसको एक मीनिंगफुल यूनिट्स में कंबाइन कर सके। कोई भी हम पढ़ते हैं उसको पैराग्राफ में डिवाइड करिएगा, उसके यूनिट्स बनाएंगे। ओके, यदि कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम शॉर्ट में करें, ओके, और उसके यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ दें। यदि वो यूनिट में कर लेता है, दिस मीन दैट he or she is able to read English properly. Guessing the meaning of the unfamiliar words, यदि बच्चा कुछ पढ़ रहा है और कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो अनफैमिलियर हैं बच्चों के लिए या नए शब्द हैं, फिर भी उन शब्दों को वो गैस करे, मीनिंग को वो गैस करे कि अच्छा इस शब्द की पर्टिकुलर मीनिंग ये हो सकती है। एंड समटाइम इट हैपेंस विद ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, हमारे साथ में ये होता भी है। जैसे हम कोई पैरा पढ़ रहे हैं
Who is it? कौन लिख रहा है ये? Don't write on the screen. Sir, you are not जब हम कोई audible. पैराग्राफ या Can you louder your हेलो voice? हेलो, Yes. am I audible to all of you? Now your voice is clear, Rajesh? sir. Okay. So guessing the meaning of the unfamiliar words. Sometimes we see that we are reading a paragraph or the sentences and we are in flow. हम उसमें flow में हैं, but sometimes it happens that a meaning comes, कोई sorry a Sir, word your voice come is not एक clear, sir. You are not audible. यहाँ पर तो नेटवर्क भी अच्छे आ रहे हैं. हेलो, Yes, sir. am I audible? Rajesh, am I Clear, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो जो फैमिली अनफैमिलियर वर्ड्स आते हैं उनकी मीनिंग को गैस करना. देन मेकिंग प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज अ होल एंड आल्सो इफ आइसोलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. यानी कोई ऐसे शब्द आते हैं किसी टेक्स्ट में, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, कोई अनफैमिलियर वर्ड आते हैं, उनकी मीनिंग गैस करना या प्रेडिक्शन करना कि ये हो सकता है. ठीक है, कि इस टेक्स्ट को हमने इतना पढ़ा है. अभी सपोज कीजिएगा हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और 100 में से हमने 70 या 80% पढ़ ली, लेकिन लास्ट में हम उस 20% का जो पोर्शन छूट गया है, हम फिर भी उससे प्रेडिक्शन कर सके कि लास्ट में ये हुआ होगा, इसकी मीनिंग ये नहीं होगी, द एंड ऑफ दिस मे बी दिस, इसका एंड ये हो सकता है. सो दैट इज द प्रेडिक्शन करना. ओके, यहाँ पर क्या है, यानी हम प्रेडिक्शन कब कर पाएंगे? व्हेन वी आर एबल टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग. यदि हम उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लास्ट में शायद ये होगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन by locating places, identifying main ideas, facts, events, figures and characters. कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम इस तरह से समझ सके कि वहां पर लोकेशंस क्या है, प्लेसेस क्या है, वो जो मेन आइडियाज को क्या कहना चाह रहा है, यानी पूरे मेन आइडियाज को हम फ्रेम कर सके और समझ सके दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंप्लीट सेंटेंस और द पैराग्राफ. ओके, और एनी चैप्टर. फैक्ट्स क्या है, इवेंट्स क्या है, फिगर्स और कैरेक्टर्स, उसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं, हम उस सब चीजों को समझ सके. और समझेंगे कब? जब हम उसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं. ओके, इग्नोरिंग अननेसेसरी लैंग्वेज आइटम्स एंड आइडियाज. समटाइम इट हैपेंस कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वो उन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को हम अलग रख देते हैं. ओके, हम उसको नहीं पढ़ते या पढ़ते भी हैं तो उसको अपने जहन में नहीं रखते. ओके, उनको इग्नोर कर देते हैं. देन ओवरऑल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ओवरऑल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? उसमें रिकॉग्नाइज करना. जैसे हम कुछ पढ़ा हमने, हम फिर हमारे बीच में कोई एक शब्द निकल के आ गया या कोई एक लाइन आ गई, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि ये लाइन उस यूनिट से, उस पार्ट से ली गई है. हम उसको मेमोराइज कर सके, समझ सकने के साथ साथ में हम उसको याद कर सके, रिकॉल कर सके बाद में, एंड उसको फिर ऑर्गेनाइज भी कर सके. सपोज कीजिएगा हमने आपको एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरी दे दी, लेकिन उससे पहले आपने उसको पढ़ा, हमने उसको पढ़ाया. यदि आपने उसको विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड से पढ़ा है, देन आप उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, यानी पहचान भी पाएंगे, उसको याद भी कर पाएंगे, रिकॉल भी कर पाएंगे. रिकॉल वही है दोबारा से उसको याद करना. देन ऑर्गेनाइज भी आप उसको कर पाएंगे यदि वो स्टोरी अरेंज में नहीं है. ठीक है. नाउ नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीडिंग. रीडिंग का नेचुरल प्रोसेस क्या है और क्या होना चाहिए? At the beginning, the same matter should be given to read, which has been practiced orally. स्टार्टिंग में हम बच्चों को वही मैटर प्रोवाइड कराएं जिसका हमने उनको ओरली प्रैक्टिस दिया है.
ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चों को बोला नहीं है, हमने सेल्फ रीडिंग, खुद रीडिंग नहीं किया है, मॉडल रीडिंग नहीं की है टीचर्स ने, और बच्चों को ऐसी चीजें दे दें जो वो नहीं कर पाए। तो बिफोर गिविंग देम द प्रैक्टिस और द एक्सरसाइजेस, द टीचर शुड प्रैक्टिस द होमवर्क ओरली। वो जो होमवर्क है पहले टीचर को ओरली कराना है। ओके, यानी कि मॉडल रीडिंग टीचर को करनी चाहिए। आफ्टर दैट द यूनिट शुड बी इन सीक्वेंस। कोई भी यूनिट्स हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं हो। जैसे स्टोरी है कोई भी, वो क्या है, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ओके, देन देयर मस्ट बी प्रोग्रेसिव सिस्टम। उसमें जो सिस्टम है हमारा पढ़ने का वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि पहले कुछ आसान चीजें फिर बाद में टफ दे देते रहना चाहिए। ओके, प्रोग्रेस करें। इसमें हम नॉन टू अननोन थिंग्स ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पहले पहले ऐसी चीजें दीजिएगा जो नोन है बच्चों के लिए, और बाद में अननोन चीजें बताएंगे, तभी तो प्रोग्रेस होगी। देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से टफ चीजें दें। होल टू पार्ट, पहले पूरे होल बताए, यानी कि एक पूरी स्टोरी बताई जाए और उसके बाद में उसके छोटे छोटे ब्रेकेज करके बताए जाए, दैट इज होल टू पार्ट। ओके, आफ्टर दैट इजी टू डिफिकल्ट, पहले स्टोरी इजी होनी चाहिए, या कुछ भी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं थियरी, कोई कंसेप्ट या कोई आइडिया, it must be easy, and after some time we can go to the difficult part of this. Okay, then familiar to unfamiliar, वो चीजें उनको बताई जाए पहले जिनसे बच्चे familiar हैं, and after that we can give them the unfamiliar things. Then frequent before less frequent, पहले हम फ्रीक्वेंट होंगे, किसी शब्द को किसी सेंटेंस को बार बार बोलेंगे, बाद में हम उसको लेस कर सकते हैं। जैसे हम किसी को प्रैक्टिस कराते हैं तो पहले हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतनी बहुत बार मतलब उनको प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और जब वो उसमें प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं और उसमें वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वेल वर्स हो जाते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, सो यही है फ्रीक्वेंट बिफोर लेस फ्रीक्वेंट। ओके, subject matter should be presented in the meaningful situation and in the small unit। कोई भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल सिचुएशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम उसको पढ़ा तो रहे हैं बट दैट इज नॉट मीनिंगफुल टू द स्टूडेंट, यानी कुछ भी हम उनको पढ़ा रहे हैं वो टू द पॉइंट, टू द मीनिंग होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी इन द स्मॉल यूनिट्स, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाइएगा, स्मॉल यूनिट्स कीजिएगा। ओके, देन द शॉर्ट कमिंग इन ओरल methods or the speech should be checked in written form। अब बच्चों की हम कमियां जो हैं रीडिंग की कैसे पता करें। सपोज कीजिएगा बच्चों ने कुछ शब्द पढ़ा, हम कैसे बताएं कि ये शब्द उसको समझ में आ जाएगा या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम उसको ओरली देख सकते हैं। ओरली में हम केवल ये देखेंगे कि बच्चा उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है, लेकिन हमें उसको सही तरह से देखना है तो हमें उसकी रिटन फॉर्म में भी देखना चाहिए, यानी उस शब्द को, उस सेंटेंस को लिखवा कर भी देखना है, जिससे हम समझ सकें कि इस बच्चे को रीडिंग तो आई है, साथ के साथ राइटिंग भी आ गई है, यानी उस शब्द को लिख भी सकता है। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग शुड बी चेक्ड। मदर टंग का जो इंटरफेरेंस है, बीच बीच में इंटरप्ट करती है मदर टंग कहीं, तो वो चेक होता रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में एंड हिंदी आल्सो कम्स इन बिटवीन। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मदर टंग कोई सी भी है, इट मस्ट बी अवॉइडेड। ओनली एंड ओनली द लैंग्वेज दैट विच वी आर गोइंग टू स्टडी मस्ट बी प्रैक्टिस्ड, यानी जो हम बच्चों को कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या पढ़ केवल उसी पर ध्यान देना चाहिए। After giving enough of practice and exposure, some structure and vocabulary item as reading activity should be started। जब हम बच्चों को ओरल प्रैक्टिस करा दें और उनको खूब एक्सपोजर दे दें, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ वोकेबलरी के आइटम
जो कि रीडिंग का पार्ट है यहाँ पर, उनकी एक्टिविटी भी करवाते रहना चाहिए। जिस तरह से हम डिबेट वगैरह कराते हैं, कोई कंपटीशन कराते हैं, इसी तरह का रीडिंग का भी हम रीडिंग की भी एक्टिविटी करा सकते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं हु कम्स एट द टॉप, ओके, किसकी रीडिंग अच्छी है और किसको आगे प्रोग्रेस की जरूरत है, ओके, या प्रैक्टिस की जरूरत है। चिल्ड्रन शुड एंजॉय व्हाट दे रीड, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें उनको एंजॉय के साथ में पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट शुड बी केप्ट हाई, और इंटरेस्ट होना चाहिए। मोटिवेशन हमेशा करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहे बच्चों को, तभी उनकी रीडिंग डेवलप हो पाएगी। Traditionally, first letters are learned, but more realistic and effective approach is to learn the language and then present by visual symbol. Traditionally हम क्या करते हैं, पहले लेटर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम रियलिस्टिक बात करें और इफेक्टिव अप्रोच की बात करें जो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा किसी भी लैंग्वेज को, उसके लिए क्या है, लेटर्स के साथ साथ उनमें विजुअल सिंबल्स भी उनको कराते रहिएगा। जैसे हमने कहा ए बी या सी, अब बच्चा को बोलना तो आ गया ए बी या सी, लेकिन इसी के साथ साथ ए को हम रिटन फॉर्म में भी विजुअल सिंबल से भी दिखाते रहे, ओके। यानी ए को कैसे लिखा जाता है, बी को कैसे लिखा जाता है, ए फॉर एप्पल है, बोलना तो आ गया बच्चे को, लेकिन कैसे लिखा जाता है, ओके। विजुअल फॉर्म में ए फॉर एप्पल ये चीज होती है, ए ए पी पी एल ई एप्पल, और इसी के साथ साथ ये तो लेटर्स की विजुअल फॉर्म होगी। वो एप्पल किसको डिनोट कर रहा है, वो फ्रूट है, वो भी उसको दिखाइएगा, ओके। इसी के साथ साथ मदर टंग जो अभी हमने बात की थी, वो देखते रहना है कि यहाँ पर ये कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस नो सर। राजेश, अमन, यस सर, क्लियर कुशल, है, क्लियर है सर। ओके। अपनी अविनाश यादव, धर्मेंद्र, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अरुण नो कुमार, प्रॉब्लम। ओके। ये बता रहा है। हाँ सर। रीडिंग, हेलो, ओके सर, रेडी। किसी की वॉइस आ रही थी, अभी कोई कुछ कह रहे थे। Why is reading important? रीडिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये आज के लिए फंडामेंटल चीजें हैं, ओके। रीडिंग आनी बहुत जरूरी है, इट इज द बेसिक थिंग दैट अ स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इट। सेकेंडली, जो आज की यदि हम समय की बात करें तो द मेन एम बच्चों का क्या रह गया है इस समय, टू गेट द जॉब, ओके। और एक जॉब पाने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, ओके। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड, और ये माइंड को डेवलप करती है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके। इसी के साथ साथ इफ यू वांट टू नो और इफ यू वांट टू हैव द नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स, वी मस्ट हैव अ गुड रीडिंग स्किल, ओके। हमारे पास अच्छी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ चीज समझ पाएंगे। हमें वर्ल्ड की नॉलेज लेनी है, सो वी हैव टू नो द रीडिंग स्किल हमारे पास आनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम रीडिंग स्किल का यूज करेंगे, एक्सपोजर देंगे बच्चों को, तो क्या होगा, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वो चाहे मैगजीन है, चाहे न्यूज़पेपर है, या प्रिंटेड मटेरियल कुछ भी है, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ल्ड की नॉलेज वो लेंगे, ओके। कुछ नई चीजें भी हमें डिस्कवर करनी है, सो वी मस्ट हैव द गुड रीडिंग स्किल। इसी के साथ साथ ये हमारी इमेजिनेशन पावर को भी डेवलप करता है। सपोज कीजिएगा यू आर रीडिंग समथिंग और सम स्टोरी, और उस स्टोरी को पढ़ने के साथ साथ में हमारी इमेजिनेशन भी डेवलप होती रहती है कि देयर वाज दिस और दैट थिंग। जैसे हम कुछ भी कहानी पढ़ते हैं या कुछ भी थियरी भी हम पढ़ रहे हैं, कोई साइंस का भी बेसिक चाहे वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में हमारी एक इमेजिनेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है। यस, तो ये इमेजिनेशन को डेवलप करता है। इसी के साथ साथ
स्टूडेंट्स की क्रिएटिव साइड है उसको भी इफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इज गुड रीडिंग स्किल स्पेशली इन फोनिक्स। रीडिंग प्रोग्राम्स इम्प्रूव स्किल। गुड रीडिंग स्किल जो कि स्पेशली फोनिक्स का पार्ट फोनिक्स में है, वो रीडिंग प्रोग्राम और हमारी स्पेलिंग आदि को बढ़ाता है। ओके, जब हम रीडिंग करेंगे तो हम शब्दों को देखेंगे, और शब्दों को देखना क्या, हमारे माइंड में वो जो शब्दों की जो विजुअल इमेज है वो क्या कैच होगी, और आफ्टर दैट हमारी वोकैबुलरी, हमारी स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके, हम स्पेलिंग तभी तो लिख पाते हैं जब उसको देख रहे हैं। ओके, और देख रहे हैं कब, जब हम उसको रीडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारी स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी। देन वोकैबुलरी को भी एक्सपेंड करते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारी लाइफ एंड डेथ का जो स्ट्रगल है, नेवर एंडिंग स्ट्रगल है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज चाहिए। यदि हम अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, तो हम लाइफ और डेथ का स्ट्रगल को पूरी तरह से उसमें विन ओवर नहीं कर पा सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। विदाउट स्टडी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। The fact of the power of written ideas communicated through reading is a fundamental reason why some governments sorry oppose free and honest communication. Then reading is important because word spoken and written are of building blocks of life. ये हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। रीडिंग इसी सॉरी और स्पीक का स्पोकन और रिटन पार्ट जो भी है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ के, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो बनी हुई है इन सभी चीजों से मिलकर। हमारे स्पीकिंग भी है, हमारे राइटिंग पोर्शन भी है। ओके, और ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है कि हमारे अपनी लाइफ की और डेथ का जो स्ट्रगल है उसको हम विन ओवर कर सकें। ओके, इसी के साथ साथ अब है आगे का पार्ट, हम बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे बढ़ाएं, यानी कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जिससे बच्चा जो भी कुछ पढ़ रहा है आफ्टर दैट वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके। यानी जो कुछ पढ़ा और टीचर या किसी ने भी कोई कुछ पूछा, he or she must be able to give the answers of that literary part. Okay, जो नेक्स्ट इसमें है कैसे हम कर सकते हैं मम्बलिंग। हम शब्दों को बोलते रहें चाहे वो क्लियर नहीं है, लेकिन जब हम उनको अनक्लियरली भी बोलेंगे आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी कैन हैव अ मास्टरी ओवर दोज वर्ड्स। इसी के साथ साथ अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स और द आफ्टर दैट वी हैव टू रीरीड दोज। पहले जो कोई भी कीवर्ड्स हैं, कोई ऐसे शब्द आए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको अंडरलाइन करते रहिएगा एंड आफ्टर दैट रीरीड देम, उनको फिर दोबारा से पढ़िएगा। स्टार्ट द कंक्लूजन, क्या उसका एंड हो सकता है किसी भी पोर्शन का, किसी भी चैप्टर या थ्योरी का। काइनेस्थेटिक रीडिंग यानी कि मूवेबल रीडिंग भी होती है। रीडिंग ऑन ए वॉक, जब हम कहीं वॉक पर हैं, कहीं घूम रहे हैं, देन आल्सो वी कैन स्टार्ट रीडिंग। ओके, अब रीडिंग यहाँ पे हम कैसे मान सकते हैं, समटाइम वी आर मूविंग ऑन द रोड और हमने साइड में देखे देयर आर मेनी होर्डिंग्स हम कर सकते हैं। यस, वहां पर भी वो हमारे लिए इफेक्टिव है एंड इट इज बेनिफिशियल आल्सो, कि जब हम उन शब्दों को पढ़ेंगे हम उन शब्दों में जो स्पेलिंग है उसको भी देखेंगे, इसी के साथ साथ उन पर मास्टरी गेन करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है केवल हमारे पास बुक्स है वही पढ़ने का साधन है। नो, वी हैव अ लॉट ऑफ एरिया। देन स्टॉपिंग एट प्रीडिटरमिन्ड रिफ्लेक्शन पॉइंट, विजुअलाइजिंग योरसेल्फ एज अ रीडर, and lastly there are some other points: visualizing the text, talking through a text, reading and rereading, rumination, spotting with the keywords,
20 डिटेल्स का मतलब यहाँ है किसी भी चीज के बारे में हमें 20 पॉइंट्स में डिफाइन करना या लिखना। एंड ऑफ द टेक्स्ट समरी कुछ हमने पढ़ा, लास्टली हम उसको समराइज करें। मैपिंग अ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसको हम एक इमेजिनेटिव वे में ले जाएं। ओके, देन कॉमन प्लेस बुक, कोई भी हम एक बुक रख सकते हैं जो हमें हर जगह काम आएगी। नॉवेल भी हो सकता है वो, जिससे हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। ओके, so these are some points those were discussed here. If you have any problem, you can ask question one by one. Yes, किसी को कोई पूछना है कुछ? आज हमने बात की थी रीडिंग के बारे में। सबसे पहले रीडिंग क्या होता है? रीडिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है। राइटिंग है हमारे पास एक स्किल, स्पीकिंग भी है और लिसनिंग भी है, लेकिन इन सबसे ऊपर है रीडिंग की। यदि हम बात करें तो रीडिंग क्यों जरूरी हो जाती है? बिकॉज द रीडिंग गिव्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, हमें वो वर्ल्ड की कंप्लीट नॉलेज देती है। ओके, इम्पोर्टेंस, अदर इम्पोर्टेंस क्या है? हमें हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, फीडबैक प्रोवाइड करती है, इसी के साथ साथ हमें स्पीड भी प्रोवाइड करती है जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। ओके, कुछ फैक्टर्स की भी बात की थी जो रीडिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, बैकग्राउंड ऑफ द होम, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचर्स की टीचिंग में क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जा रही हैं, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी अप्रिसिएशन, स्टडी स्किल्स। इसी के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स का, उनके लिए क्या बिहेवियर है, सिबलिंग्स का, टीचर्स का और उसके क्लासमेट्स का। इसी के साथ साथ बच्चों का पेरेंट्स के लिए कैसा बिहेवियर है, सिबलिंग्स का टीचर्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, टीचर्स के लिए और अपने आपस में क्लासमेट्स के लिए कैसा बिहेवियर है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है रीडिंग में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, फिजिकली प्रॉब्लम, visual problems or the speaking or the auditory problems, those affect the reading। इसी के साथ साथ लिटरेरी फैसिलिटीज या लैंग्वेज फैसिलिटीज बच्चों को कितनी प्रोवाइड की गई है। ओके, देन बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह कैसा है, इंटरेस्ट के साथ में वो रीडिंग करते हैं तो उनकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी। ओके, अभी यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, नो सर। किसी को कुछ पूछना है? यस, ओके, okay, so class is over now. Thank you. कि कोई भी स्टूडेंट Thank you, sir. नहीं करेगा, सभी की अटेंडेंस ली जाएगी। Okay. मेरी भी अटेंडेंस फिल कर देना।